सेक्शन 35 अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। अगर सबसे पहले आप कभी किसी कंपनी में हो एज ए अकाउंटेंट, एज ए प्रोफेशनल, एज ए कंसल्टेंट, तो आप बोलते हो ना कि भाई परचेज बुक होना चाहिए, सेल बुक होना चाहिए। बुक मतलब लेजर अकाउंट। जैसे ये रखे हैं, देखो यहाँ पे फाइल्स रखे हुए हैं। अब फाइल्स वगैरह प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो वो कहते हैं कि पेड़ को क्यों हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है। बट ये लॉ मैंने खुद बोला है कि इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, आइदर ई फॉर्म में और आइदर इस फॉर्मेट में, पेपर फॉर्मेट, प्रिंट आउट फॉर्मेट, ठीक है। क्या क्या चीज होना चाहिए, तो जब कल को आप किसी को बताओगे कि ये चीज डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो आपसे आर्ग्यू करेगा कहाँ लिखा है बताओ, बोला नहीं लिखा होगा, ठीक है। सबसे पहले कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। अगर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन का डिटेल आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जो आप परचेज कर रहे हैं, इनवर्ड मतलब परचेज, आउटवर्ड मतलब सेल, तो जो आना है और जाना है उनकी डिटेल। स्टॉक ऑफ गुड्स की डिटेल, जो स्टॉक में रखा हुआ है। स्टॉक में तीनों चीज आएगा, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश्ड गुड्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने अवेल किया उसका डिटेल, आउटपुट टैक्स जो अवेल किया उसकी डिटेल, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज विल बी प्रिस्क्राइब। अदर डिटेल्स इन्होंने क्या किया है, जो जीटीए होते हैं तो जीटीए के लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा डिटेल्स दे दिया गया है। माल भाड़ा किससे आया, भाड़ा किसको गया, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। कंसाइनी की डिटेल, कंसाइनर का डिटेल होना चाहिए उस केस में। जॉब वर्कर के लिए भी एक एडिशनल प्रिंसिपल की डिटेल्स बोला गया है कि जो प्रिंसिपल होते हैं उसकी डिटेल्स डालो। जॉब वर्कर मतलब पता है ना, जॉब वर्कर बोलते हैं उसके प्रोविजन याद आना चाहिए। वो कितने थे, 1 साल, 3 साल, 3 साल कैपिटल गुड्स में, 1 साल नॉर्मल गुड्स के केस में। आपके सामान वापस आ जाने चाहिए कैपिटल गुड्स के केस में। अदरवाइज क्या होता है, टैक्सेबल कहां से, जब से गुड्स रिसीव हुआ हो, किसको, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल गारंटी ले लेता है, ठीक है। उसके बाद कहता है provided that where more than one place of business is specifying certificate of registration, the accounts relating to each place of business shall be kept at the such place of the business। वो कह रहा है कि अच्छा ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ होंगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। अगर आप एक से ज्यादा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बना रखा है तो उस प्लेस ऑफ बिजनेस रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रजिस्टर्ड पर्सन मे कीप एंड मेंटेन सच अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज वेल। डन। 2 पढ़िए। एवरी ऑनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड एवरी ट्रांसपोर्टर irrespective of whether he is registered person or not shall maintain record of the consignor and consignee and other relevant details of the goods in a such manner as we prescribe। ठीक है जी, समझ में आया, हिंदी बोलो। मतलब अल्टीमेटली कोई वेयर हाउस का ऑनर है, मान लो वेयर हाउस का ऑनर हो सकता है वो कि हमारा गुड्स रखना हो बट वो रजिस्टर्ड ना हो जीएसटी में, वो तो केवल रेंट लेता होगा ना। अब रेंट लेता होगा तो हो सकता है 20 लाख क्रॉस ना करे, और क्रॉस ना करे तो रजिस्ट्रेशन डाल ले। बट वो बोलता है लॉ में कि अगर आप वेयर हाउस के ऑनर भी हो, रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, उसका मतलब नहीं है। लेकिन जिसने सामान रखा है उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए, किसने सामान रखा है, कितना रखा है, कितने दिन के लिए रखा है, ठीक है जी। आगे चले। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर कमिश्नर को लगा तो वो आपका जो एडिशनल अकाउंट्स भी रखने का ऑर्डर दे सकता है, नोटिफाई कर सकता है। अगर कमिश्नर को लगता है कि नहीं इस वाले पार्टी को तो और भी डिटेल्स रखनी चाहिए, वो ऑर्डर देगा, देन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलोगे लॉ में तो ये 5 बोला 5 ही रखेंगे, अगर कमिश्नर बोलता है 5 के अलावा 7 और रखने तो 12 टोटल रखने पड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए 14 क्लॉज, where the commissioner considered that any class of taxable person is not in a position to keep and maintain accounts in accordance with the provisions of this section, he may for a reason to be recorded in writing permit such class of taxable person to maintain accounts in such manner as may prescribed। कमिश्नर के पास ये भी पावर है कि अगर कोई क्लास ऑफ पर्सन वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकता है तो उससे रीजन मांग लेगा रिटर्न में कि भाई क्यों नहीं रख सकते हो। अगर उसको लगता है, कमिश्नर सबको लगता है कि नहीं उसका रीजन वैलिड है तो बोल सकता है ठीक है आप 5 बोला गया आप 4 मेंटेन कर लो, 3 मेंटेन कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्लॉज 5 डिलीट कर दिया गया, क्लॉज 6 पढ़ते हैं। सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 17(5)(h), जरा पढ़ना क्या है 17(5)(h)।
गिफ्ट वाला है क्या? एच पढ़ना क्या फ्री सैंपल है क्या? ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर 17/5 में अगर लॉस हो गया, चोरी हो गया और तुम्हें डिटेल ही नहीं पता था, तो ये सेक्शन ये कहता है कि अगर तुम्हें डिटेल नहीं पता तो जो ऑफिसर को जो डीप फिट लगेगा ना, उसके ऊपर टैक्स लगा देगा। इसीलिए अगर डिटेल बना के रखोगे तो पता तो रहेगा ना कितना चोरी हुआ है। अगर नहीं बना के रखोगे तो ऑफिसर को जो ठीक लगेगा वो बोलेगा, आप बोलोगे कि मेरा तो 100 चोरी हुआ है, वो बोलेगा 100 नहीं, हम 1000 मानते हैं और 1000 का आईटी से रिवर्स करो। 1000 देगा नहीं, कहीं तुम सोचोगे 1000। बोलोगे 1 लाख का चोरी हुआ हमारा सामान, कहेंगे हम कैसे मान लें 1 लाख का चोरी हुआ, हम तो बोलेंगे 10 लाख का चोरी हुआ है और 10 लाख का 18%, 1 लाख 80 से रिवर्स करो। यस ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, सेक्शन 36 क्या कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कब तक मेंटेन करके रखना है? 72 months फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। मतलब GSTR 9 फाइल करने का जो ड्यू डेट है ना, उससे 6 मंथ अल्टीमेटली। अब देखो फाइनेंशियल कौन सा चल रहा है अभी, बताओ बताओ, 23-24 चल रहा है। इसकी ड्यू डेट पता है कब होगी? एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट पता है कब होगी? किसी को पता है? बोलो बोलो। सेक्शन 44 में बोला हुआ भी पढ़ेंगे। दिसंबर, अभी मत हुआ, तुरंत तुरंत मत हुआ। सेक्शन 36 पीरियड ऑफ रिटर्न्स ऑफ अकाउंट्स कितना है? जैसे फाइनेंशियल 23-24 है, इसकी ड्यू डेट कब होगी? दिसंबर 2024, तो वहां से 6 साल ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? दिसंबर 2030। ठीक है जी। वैसे फाइनेंशियल 24-25 का दिसंबर 2031। और अगर केस लग जाता है और कोई रोहित, ठीक है, 24-25 का ड्यू डेट क्या है? दिसंबर 2031। अगर मान लो इस केस में से किसी का हाई कोर्ट में केस लग गया, ट्राइब्यूनल में केस लग गया, लिखा हुआ देखो, ट्राइब्यूनल में केस लग गया, हाई कोर्ट में केस लग गया, तो फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील और रिवीजन ऑफ प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन के बाद कितना रखना है? उस 1 year आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील, रिवीजन, प्रोसीडिंग्स, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये सेक्शन क्लियर है या ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है, कुछ समझ नहीं आया? ठीक है जी।